नहीं राधिका जी, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आप चाहे कितना भी कहो, लेकिन मुझको अपना कमरा किसी भी हालत में खाली चाहिए ही चाहिए। करुणा ने अपनी बात को बिना किसी लाग लपेट के बिल्कुल साफ साफ शब्दों में अपनी जेठानी राधिका से कह ही दिया। लेकिन करुणा, एक बात तुम भी कान खोलकर सुन लो, मैं तो तुम्हारा कमरा किसी भी हालत में खाली नहीं करूंगी। मैं भी देखती हूँ कि आखिर क्या कर लोगी तुम। राधिका ने भी बहुत ही ज्यादा ढिठाई के साथ करुणा से कहा, मैं अभी के अभी आपका सारा सामान मजदूरों से कहकर बाहर निकलवा दूंगी, फिर आप सामने खड़ी खड़ी सब कुछ देखती रहना। करुणा भी अब अपनी जेठानी का बर्ताव देखकर कुछ जबरदस्ती पर उतर आई थी। तुम मेरे सामान को हाथ तो लगवा कर दिखाओ जरा। अगर सामान छूने वाले के हाथ ना तुड़वा दिए तो मेरा नाम भी राधिका नहीं, समझी कि नहीं समझी? राधिका बहुत ही ज्यादा तिलमिलाते हुए करुणा से बोली। तो फिर ठीक है राधिका जी, अगर ऐसी भी बात है तो ऐसे ही सही। अभी तक तो मैं घी सीधी उंगली से निकालना चाहती थी, लेकिन अब मुझको लग रहा है कि मुझको अपनी उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी, वरना तो पानी सिर के ऊपर से निकल जाएगा। जितना ज्यादा दबो उतना ही ज्यादा लोग दबाने की कोशिश करते हैं। करुणा ने भी दृढ़ता पूर्वक अपने एक एक शब्द को चबाते हुए कहा। अच्छा तो क्या कर लोगी तुम, जरा मैं भी तो सुनूं। राधिका ने एक तरह से चेतावनी देते हुए कहा। जी, अब आप तमाशा देखिए, बहुत सह लिया आपको और आपकी ज्यादतियों को। करुणा आज झुकने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। देवर जी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? आप देख रहे हैं कि आपकी पत्नी मेरी बेइज्जती पर बेइज्जती किए जा रही है, और आपके मुंह को तो जैसे लग रहा है कि सांप ही सूंघ गया हो। राधिका अपने देवर और करुणा के पति गोपाल से मुखातिब होते हुए बोली। भाभी, इसमें मैं क्या बोलूं? करुणा कुछ गलत तो कह नहीं रही है। उसी ने मुझसे जिद करके हमारे कमरे की चाबी आपको सौंपी थी कि आप उसमें अपना थोड़ा बहुत सामान रख लेंगी और हम लोग जब कभी भी यहाँ पर आएंगे तो रह लेंगे। लेकिन आपने सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया। आपने तो उंगली पकड़कर सीधा पूरा हाथ ही पकड़ लिया। आपसे तो मुझे ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। गोपाल ने भी खिसियाते हुए कहा, मतलब तुम लोग ऐसे नहीं सुधरोगे। ठीक है, मैं तुम्हारे भैया को अभी दुकान से बुलाती हूँ, वो ही तुम लोगों को आकर सबक सिखाएंगे। तुम दोनों ने मुझको अकेला समझ लिया है ना, इसीलिए इतना ज्यादा रोब झाड़ रहे हो। जब मैंने कह दिया कि अब ये घर मेरा है तो मेरा है। राधिका ने मोबाइल से अपने पति माधव को फोन मिला दिया। आप तुरंत के तुरंत घर आ जाइए, आपके छोटे भाई और करुणा आए हैं और मुझसे बेमतलब की बहस किए जा रहे हैं कमरा खाली करने के लिए। राधिका ने फोन पर कहा। राधिका, मैं तो तुमसे पहले ही कह रहा था कि तुम गलत कर रही हो, लेकिन तुम अपने आगे किसी की भी सुनती ही कहाँ हो। अब भुगतो, मैं तो नहीं आने वाला इस समय। माधव ने पलटकर जवाब देते हुए कहा। तुम चुपचाप घर आ रहे हो या नहीं आ रहे हो? राधिका ने अपने पति को एकदम से हड़काते हुए कहा। अच्छा बाबा, मैं आ रहा हूं। तुमने कभी किसी की सुनी भी है जो आज सुनोगी? माधव ने शांत स्वर में कहा। असल में बात कुछ ऐसी थी कि माधव और गोपाल दोनों ही सगे भाई थे। जहां माधव कपड़ों का व्यापार करता था, वहीं पर गोपाल क्लोथिंग फैक्ट्री में नौकरी के कारण गोपाल पत्नी करुणा के साथ बाहर दूसरे शहर में रहता, जहां पर फैक्ट्री की ही तरफ से गोपाल को घर मिला हुआ था। दूसरी ओर माधव राधिका के साथ अपने पुश्तैनी घर में रहता था। पुश्तैनी घर में 3 कमरे थे, एक कमरा राधिका के पास और एक कमरा करुणा के पास, और एक कमरे में उसके सास ससुर रहते थे। करुणा तो वैसे भी बाहर ही रहती थी, कभी कभार ही घर पर आती। उसके कमरे में उसकी शादी का सब सामान रखा हुआ था। जब सास ससुर का शरीर शांत हो गया तो राधिका ने उनके कमरे पर भी अपना अधिकार जमा लिया। खैर, इस बात से करुणा को कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि उसे यहाँ पर रहना ही कहाँ था जो वो किसी भी प्रकार का विरोध करती। बस जब उसके पति गोपाल रिटायर हो जाएंगे तब के लिए उन लोगों ने ये फैसला लिया था कि वो अपने घर में ही आकर रहेंगे, क्योंकि अपना घर अपना ही होता है। जो खुशी और आनंद अपनों के बीच में है वो कहीं और नहीं। कभी कभार छुट्टियों में करुणा अपने पुश्तैनी घर आती और बहुत खुश होकर रहती। इसके लिए उसने एक छोटी सी गैस और गृहस्थी का थोड़ा बहुत चुटुर पुटुर सामान भी अपने कमरे में छोड़ रखा था। लेकिन इस बार जब वो घर आई तो उसका सारा सामान आंगन में पड़ा हुआ था। अब तो ये सब देख सुनकर करुणा और गोपाल की हालत ही खराब हो गई। ये क्या छल किया गया उन लोगों के साथ? राधिका जी, आपने ये सब क्या किया? करुणा एकदम से घबराकर अपना बिखरा हुआ सामान देखकर बोली। अरे करुणा, मुझको सामान रखने की जगह कम पड़ रही थी तो मैंने सोचा
कि कौन सा तुमको यहाँ पर ज्यादा दिन रहना होता है। तुम तो आंगन में रखे सामान से भी काम चला लोगी, और यहीं बरामदे में तुम्हारा बेड भी डाल दिया है, आराम से सो सकती हो। राधिका ने सीधे सपाट शब्दों में कहा। जी, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? ये कमरा मेरा है, और कमरे की तो बात ही छोड़िए, इस घर में आधा हिस्सा मेरा है, और आपने तो मेरे कमरे पर ही अधिकार जमा लिया। अब तो करुणा तैश में आते हुए बोली। करुणा, कैसा हिस्सा और किसका हिस्सा? वो तो हमारा एहसान मानो कि हम लोग तुमको इस घर में रहने देते हैं, क्योंकि ये घर बाबूजी और मम्मी जी ने हमारे नाम कर दिया था। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं जीजी, मैं ये बात बिल्कुल भी नहीं मान सकती, क्योंकि मम्मी जी और बाबूजी हमेशा मुझसे यही कहते थे कि करुणा बेटा, गोपाल की रिटायरमेंट के बाद तुम सब यहीं पर रहना आकर। करुणा का सिर अपने सास ससुर के सम्मान में अंदर ही अंदर झुक गया, और वो पूरे आत्मविश्वास के साथ बोली, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? करुणा की बात सुनकर राधिका एकदम से तमक कर बोली, हाँ, आप बिल्कुल सफेद झूठ बोल रही हैं, क्योंकि मुझको मम्मी जी और बाबूजी के न्याय पर पूरा भरोसा है। करुणा ने फिर से पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा। अच्छा, अब तुम मुझको झूठा बनाओगी? बस यही देखने को बाकी बचा था। आने दो अभी इनको, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। राधिका ने घड़ियाली आंसू बहाते हुए कहा। तब तक माधव दुकान से वापस आ चुके थे। प्रणाम भैया, गोपाल और करुणा दोनों ने ही उनका अभिवादन करते हुए कहा। प्रणाम। माधव थोड़ा सा मुस्कुराकर बोले, भैया ये क्या कह रही हैं भाभी? अगर माँ बाबूजी ने ये घर आप लोगों के नाम किया है तो पेपर दिखाइए। गोपाल ने माधव को सामने देखकर कहा, और अब तो राधिका बगले झांकने लगी, क्योंकि उसने वकील से मिलकर झूठी वसीयत बनवाने की बात तो कर ली थी, लेकिन अभी तक वसीयत बनकर नहीं आ पाई थी, और ये बात उसने अपने पति माधव को भी नहीं बताई थी। राधिका, क्यों इन लोगों का हक मार रही हो? ये मेरे छोटे भाई और बहू है, इनका हक मारकर आखिर कहाँ जाऊंगा मैं? और तुम ये झूठ बोल रही हो कि बाबूजी और मम्मी ने वसीयत हम लोगों के नाम की है। माधव ने निगाह नीची करके कहा। भैया, अभी तक तो मैं सिर्फ एक कमरे की ही मांग कर रही थी, लेकिन अब हम लोगों को अपना आधा हिस्सा चाहिए, वो चाहे आप किसी भी प्रकार से दीजिए। करुणा ने शालीनता पूर्वक माधव से कहा। हाँ, सही बात है भैया। गोपाल भी उठकर बोला, मैं खुशी खुशी इसके लिए तैयार हूं। माधव ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि वो अपने भाई का हक मारने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं था। उसने खुद वकील को बुलवाया, और अंत में उस घर का बंटवारा हमेशा हमेशा के लिए हो गया। राधिका ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी। कहाँ वो पूरे घर में शान से रहती थी, लेकिन अब तो उसे आधे हिस्से में गुजारा करना पड़ रहा था। सही कहा गया है कि किसी का भी हिस्सा मारना अच्छी बात नहीं, और लालच तो वैसे भी बुरी बला होती है। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।